हेलो प्यारे बच्चों, एक बार सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट ये दो चीज़ें पढ़ी थी, द्विध्रुव और द्विध्रुव आघूर्ण। ओके बच्चों, जिसमें हमने द्विध्रुव के किसी बिंदु पर पोटेंशियल फाइंड किया था, विभव, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी हमने देखी थी बच्चों। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारे पास द्विध्रुव है, डाइपोल जो है, उसको हम किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखेंगे और देखेंगे कि आखिर उस द्विध्रुव के साथ में क्या इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो आइए बच्चों, मैंने पहले आपके लिए यहाँ लिख दिया है ताकि लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं बने और आपका टाइम खराब नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो देखो, विद्युत द्विध्रुव की बाह्य एक समान विद्युत क्षेत्र के साथ अन्योन्य क्रिया। तो देखो बच्चों, माना किसी सम विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये हमारे पास ये द्विध्रुव है, ये वाला क्या है, ए बी हमारा द्विध्रुव है जिसकी लेंथ है बच्चों 2a। मैंने कितनी मानी इसकी लेंथ? 2a, जिसपे एक माइनस क्यू चार्ज एक प्लस क्यू चार्ज है। यही होती है द्विध्रुव की परिभाषा, जिसमें माइनस और प्लस क्यू चार्ज होना चाहिए। ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2a है। सम विद्युत क्षेत्र के कारण, ये कैसा विद्युत क्षेत्र है? ये जो लाइन आपको दिख रही है, आपको समांतर लाइन है, ये सम विद्युत क्षेत्र को व्यक्त करती है बच्चों। ठीक है, अब देखो, सम विद्युत क्षेत्र के कारण प्लस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल प्लस क्यू ही लगता है, तथा माइनस क्यू आवेश पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में माइनस क्यू ही बल लगता है। ठीक है बच्चों, ये आपने 12th में देखा भी है, फोर्स प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में फोर्स वर्क करता है बच्चों। ठीक है, अतः परिणामी जो बल है आप देखोगे वो शून्य होगा, F बराबर क्यू ई माइनस क्यू ई इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, द्विध्रुव के माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों पर परिमाण में समान परंतु विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं। बच्चों, ये जो फोर्स है आपके पास, ये वाला और ये वाला, इसका परिमाण लेके देखो सेम आएगा, क्यू ई और क्यू ई आएगा, माइनस का कोई भी मीन्स नहीं रहता फिर उसमें। तो परिमाण समान है लेकिन विपरीत दिशा में वर्क कर रहे हैं। देखो कैसे, एक इधर और एक इधर, विपरीत दिशा हुई दोनों की। ओके, विपरीत दिशा में बल कार्य करते हैं, जिसके कारण द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। एक बल का युग्म कार्य कर रहा है बच्चों, जिसकी क्रिया रेखा एक नहीं है। देखो, क्रिया रेखाएं अलग अलग है दोनों की, है ना। दैट मीन्स क्या होगा बच्चों, उसके जिसके कारण द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है, अर्थात इसमें एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बच्चों क्या हो जाता है? एक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण द्विध्रुव को क्या करता है, वो विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। यानी कि वो जो बलाघूर्ण उत्पन्न हुआ वो क्या करेगा बच्चों, इसको घुमाने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? घुमाने का प्रयास करेगा और इसको विद्युत यानी इस विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करेगा। यानी ये धीरे धीरे घूमता जाएगा, ऐसे उठता जाएगा और आप देखोगे कि विद्युत क्षेत्र के क्या आ जाएगा, समांतर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी समांतर लाने का इसको प्रयास करता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक नई क्वांटिटी हमने देखी, बलाघूर्ण। तो इस बलाघूर्ण को कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ये कितना आता है। ठीक है, तो बलाघूर्ण का जो सूत्र होता है बच्चों, बलाघूर्ण इज इक्वल टू बल इंटू बलों के, यहां बल का परिमाण लिख लेना, बल का परिमाण इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। ये बच्चों बलाघूर्ण का सूत्र है, आपने छोटी क्लासों में इसको पढ़ा है। ठीक है, तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। तो बलाघूर्ण को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ इज इक्वल टू बल का परिमाण, क्यू ई रख दें, बल का परिमाण क्यू ई इंटू बलों के मध्य की लंबवत दूरी। बलों के मध्य, ये बल देखो, एक बल तो यहाँ लग रहा है और एक यहाँ, और इनकी लंबवत दूरी यही होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट मीन्स BC। अब BC की वैल्यू कैलकुलेट कर लो और समीकरण, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो और इसमें पुट करेंगे। तो BC की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? त्रिभुज ABC में देखो बच्चों, अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करूं तो हमारे पास आएगा, थीटा के सामने एक भुजा परपेंडिकुलर हो गया, तो BC अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ से BC की वैल्यू कितनी आएगी? 2a
साइन थीटा। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 की वैल्यू 1 में पुट करेंगे बच्चों। तो एक बार आप यहाँ तक राइट डाउन करो बच्चों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आराम से लिख लीजिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमें, वैल्यू कैलकुलेट कर ली हमने, बीसी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो हमारे पास बलाघूर्ण की वैल्यू निकल के आ जाएगी बच्चों। तो देखो टाउ इक्वल टू पीई, और यहां लिख देना समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिएगा बच्चों। तो पीई और बीसी की वैल्यू कितनी है, 2a साइन थीटा। तो टाउ इक्वल टू पी नहीं बच्चों, क्यू ई। अब देखो इसको सही क्रम में लिखे, क्यू इंटू 2a एंड ई साइन थीटा, ऐसे लिख लीजिए। अब बच्चों ये जो q इंटू 2a है, इसका मीन्स क्या है, समझिएगा ध्यान से थोड़ा सा। हमने डाइपोल ऐसे माना था द्विध्रुव, और उसकी जो बीच की दूरी हमने 2a मानी थी, यही तो मान रखी, यही तो है डाइपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज। तो बच्चों इसका जो डाइपोल मोमेंट लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, p इक्वल टू किसी एक आवेश का परिमाण इंटू बीच की दूरी। q इंटू 2a को क्या कहते हैं अपन, p कहते हैं बच्चों। तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, द्विध्रुव आघूर्ण कह सकता हूँ, p e साइन थीटा। साइड में लिख देना सिंस p इक्वल टू q इंटू 2a, द्विध्रुव आघूर्ण। ओके बच्चों, तो द्विध्रुव आघूर्ण। देखिए बच्चों, ये जो थीटा एंगल है वो किस किस के बीच में बन रहा है, आप ही बताइए। इस डाइपोल के यानी इस द्विध्रुव के और विद्युत क्षेत्र के बीच में। ये विद्युत क्षेत्र की तो लाइन है, ये विद्युत क्षेत्र E है, और ये कौन है, P, डाइपोल। इसको P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट को। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। दैट मीन्स हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों, P वेक्टर फॉर्म में लिखे तो P क्रॉस E। जब ओपन करेंगे तो P साइन थीटा आ जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट किस में खुलता है, साइन में ही खुलता है। तो बच्चों दोनों ही फॉर्मूले बलाघूर्ण को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके बच्चों, समझ में आ गया सभी को, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें कि सर हमें ये डाउट है, हम आपका डाउट नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पे केस लेते हैं कुछ। केस फर्स्ट, ठीक है बच्चों, केस फर्स्ट हमारे पास है थीटा इक्वल टू, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री हो। थीटा 0 कब हो सकता है बच्चों, कहने का मतलब ये जो डाइपोल है एकदम समांतर हो जाए, किसके किसके समांतर हो जाए, ई के, विद्युत क्षेत्र के। ठीक है, तो थीटा को 0 करने का मीन्स है जो टाउ है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो बच्चों ये इसकी स्टेबल कंडीशन हो जाएगी। यानी टाउ यहाँ पर बलाघूर्ण 0 गया, इसका मतलब ये घूमेगा नहीं। अब जब ये समांतर आ जाएगा ना तो उस कंडीशन में घूमेगा नहीं। तो बच्चों ये इसकी स्टेबल कंडीशन है, स्टेबल कंडीशन या स्थायी अवस्था कह सकते हैं अपन, है ना। स्थायी का मतलब वो एक जगह रुका रहेगा इस टाइम पे। अब देखिएगा केस सेकंड, जब थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। कहने का मतलब ये द्विध्रुव एकदम परपेंडिकुलर हो जाए, किसके, विद्युत क्षेत्र के। विद्युत क्षेत्र ऐसे हैं और ये थीटा एकदम, ये डाइपोल एकदम सीधा हो जाए ऐसे, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस टाइम पे, 90 डिग्री। तो बच्चों अर्थात द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए। तो टाउ जो है वो पी आ जाएगा, पी साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, टाउ इक्वल टू पी। इस टाइम पे मैक्सिमम बलाघूर्ण आपको मिल रहा है बच्चों, मैक्सिमम। ठीक है,
तो आपके पास ये वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों, है ना। यहाँ तक राइट डाउन करो। अब देखिए बच्चों, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है, इसको अपन मिटा देते हैं ना। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। अब देखिए बच्चों, देखिए बच्चों, इसी के अंदर ए पॉइंट है ना, द्विध्रुव को θ1 से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य, या घुमाने में कार्य, यानी आप कार्य वर्क फाइंड करेंगे, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, देखो कैसे। मान लीजिए पहले द्विध्रुव आपके पास यहाँ था, अभी थीटा को मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, और बच्चों मान लेता हूँ ये एट दिस टाइम, इस टाइम पे ये जो एंगल है वो θ1 है बच्चों। ठीक है, θ1 हुआ, और मैं इस द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमाया मैंने इतना, है ना, वही फोर्स लग रहा है इधर। तो अब जो एंगल हो गया बच्चों, हो गया θ2। कितना हो गया? θ2। तो मैंने क्या किया, θ1 तो पहले था, θ1 से कहाँ ले गए हम इसको? θ2 तक। तो द्विध्रुव देखो ऊपर उठ गया ना थोड़ा सा, तो θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कितना कार्य हुआ वो अपन यहाँ निकालेंगे, यानी कि कितना वर्क डन मुझे करना पड़ा इसको घुमाने में, वो मैं यहाँ पर फाइंड करना चाहता हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखो आप रेखीय गति के अंदर बच्चों पढ़ते हैं वर्क डन की परिभाषा कार्य की क्या होती है, dw बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या मैं dr मान लेता हूँ। उसी प्रकार बच्चों ये रेखीय गति नहीं, ये घूर्णन गति है, इसमें रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ना ये। तो क्या हो रहा है बच्चों, घूर्णन गति में क्या होता है, जो वर्क डन है वो हम लिखते हैं टाउ, बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। ये है बल, तो ये रेखीय गति में बल होता है, उसी प्रकार घूर्णन गति में कौन होता है, बल आघूर्ण होता है बल की जगह, और रेखीय विस्थापन की जगह यहाँ कौन होता है, कोणीय विस्थापन। ये कोणीय विस्थापन, कितना विस्थापन हुआ इसमें ना, θ1 से θ2 जाने तक। ठीक है ना, तो बच्चों इसको हटा दीजिएगा, अब हमारे काम का यही है। तो dw इक्वल टू टाउ डी थीटा, और कहाँ से कहाँ तक का निकालना है बच्चों, θ1 से θ2 तक। θ1 से कहाँ ले जाना है उसको, θ2 तक। तो ये तो w हो गया। देखो θ1 θ2, टाउ की वैल्यू अभी अपन ने निकाली है पी साइन थीटा, पी साइन थीटा डी थीटा। तो w इक्वल टू बच्चों p और e तो बाहर हो जाएंगे, θ1 θ2 साइन थीटा डी थीटा। बच्चों इसका इंटीग्रेशन कर दो, समाकलन PE, बच्चों साइन का समाकलन होता है माइनस कोस θ1 θ2, W इक्वल टू PE माइनस कोस θ2 प्लस कोस θ1। लिमिट रख दोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। W इक्वल टू PE कोस θ1 माइनस कोस θ2। तो बच्चों ये द्विध्रुव को θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य आ गया। ठीक है ना बच्चों। तो अब देखिए मैं इसमें एक स्पेशल कंडीशन ले लूँ, अगर यदि θ1 0 डिग्री कर दें और θ2 को 90 डिग्री कर दें। कहने का मतलब बच्चों द्विध्रुव पहले ऐसे था, θ1 0 का मतलब द्विध्रुव पूरा एकदम नीचे आ गया। मैं पहले यहाँ पर था द्विध्रुव, मैं θ1 से 0 से कहाँ ले गए इसको, 90 तक। कहने का मतलब θ1 से θ2 का मतलब हो गया 0 से 90। तो θ1 की जगह 0 रखेंगे, θ2 की जगह 90 रखेंगे। यानी द्विध्रुव पहले ऐसे था, अब उसको कहाँ ले गए अपन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, है ना, 90 डिग्री पे ले गए। तो θ2 कितना हो गया, 90। तो इसमें पुट करो, W की वैल्यू क्या आती है, PE कोस 0 और कोस 90। तो W इक्वल टू P, कोस 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो W बराबर कितना है बच्चों, PE, दैट इज वर्क डन, है ना, कहाँ से कहाँ जाने में, 0 से 90 डिग्री जाने में। ओके, इसी प्रकार बच्चों केस सेकंड अपन ले,
देखो केस सेकंड में अपन क्या करते हैं इसको, थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 180 डिग्री। इस कंडीशन में देखते हैं बच्चों W कितना आता है, P कोस 0 माइनस कोस 180 डिग्री। तो W इक्वल टू P 1 और कोस 180 की वैल्यू होती है बच्चों -1, तो W इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 और 1 2 हो गया, तो 2 को बाहर लीजिए 2P। तो बच्चों वर्क डन की वैल्यू ये आई। तो मैक्सिमम वर्क डन आपके पास ये वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ तक लिखे बच्चों, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य। तो बच्चों आप एक चीज़ और जानते होंगे कि ये जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो उसको अपन अलग से पढ़ने वाले हैं, एक बार यहाँ तक लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं ना। इसी को लिख लो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। इसी में बस चेंजेस करेंगे थोड़ा सा। द्विध्रुव की ये बी पॉइंट है ना इसका, स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, देखो स्थितिज ऊर्जा जब भी मेजर की जाती है बच्चों, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत होती है ना। जब भी अपन मैकेनिक्स के अंदर स्थितिज ऊर्जा अपन जब कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, एक संदर्भ बिंदु चाहिए जहां से हम उसको मेजर करना चाहते हैं। तो बच्चों यहाँ भी हमें ऐसा ही करना होगा कि इस द्विध्रुव का एक रेफरेंस पॉइंट लेना होगा। उस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन क्या करेंगे, उस पोटेंशियल एनर्जी का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या करता हूँ सुविधा के लिए, आप कोई भी ले सकते हैं वैसे, देखो कोई वो नहीं है, लेकिन मैं सुविधा के लिए क्या करता हूँ बच्चों, सॉरी बच्चों लाइट चली गई है, थोड़ी देर के लिए रुकना होगा। अब देखिएगा बच्चों है ना, देखो तो अपन क्या करते हैं यहाँ पे सुविधा के लिए अपन क्या करते हैं बच्चों कि थीटा 1 को तो मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ और थीटा 2 को थीटा ही रहने देता हूँ ना। थीटा कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी एंगल तक जा सकते हैं। यानी मैं ऐसा मान रहा हूँ कि प्रारंभ में मेरे पास जो ये द्विध्रुव है बच्चों वो इस प्रकार है। देखो मैं समझाता हूँ ना आपको थोड़ा सा। प्रारंभ में ये ऐसे है द्विध्रुव -q एंड दिस इज +q। इस बार देखो आप इस विद्युत क्षेत्र के साथ एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब यानी प्रारंभ में द्विध्रुव यहाँ पर है, अब यहाँ से मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, अब वो किसी भी एंगल तक जा सकता हूँ मैं। 90 से थीटा मानूंगा मैं उसको, दूसरे एंगल को। तो 90 डिग्री मेरा रेफरेंस पॉइंट हुआ बच्चों। अब मैं 90 से किसी भी एंगल थीटा तक इसको घुमाऊंगा, तो उसमें जो आपकी स्थितिज ऊर्जा वो कितनी आएगी देखते हैं। तो थीटा 1 को क्या कर लो 90 और थीटा 2 को थीटा ही रहने दो। ठीक है बच्चों, बस सोल्व कर लो, बस लिमिट चेंज करनी है ना आपको। तो बाकी आप बच्चों ये कोई फिक्स नहीं 90 और थीटा है ना, थीटा तो कुछ भी हो सकता है, 90 भी आपका रेफरेंस पॉइंट, आप रेफरेंस पॉइंट 0 डिग्री भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें अलग अलग रेफरेंस पॉइंट लिए जा सकते हैं। देखिएगा बच्चों, तो यहाँ 90 और ये थीटा, ठीक है 90 थीटा 90 एंड थीटा, W इक्वल टू P माइनस कोस थीटा प्लस कोस 90। तो कितना आ गया बच्चों -PE कोस थीटा। तो W बराबर बच्चों में इसको कह सकता हूँ P डॉट ई। कोस किस में खुलता है, डॉट प्रोडक्ट में। तो आपके पास एक आ गई बच्चों। अब W किस में चेंज हो गया, U में। स्थितिज ऊर्जा लिख देना इसको बच्चों ना सभी जगह। DU कर देना ना इसको। अब देखिए बच्चों, तो ये स्थितिज ऊर्जा आ गई, ठीक है। अब आपके पास इसके भी कैसे आप पढ़ सकते हैं अलग अलग। अगर बच्चों थीटा इक्वल टू क्या हो 0 डिग्री हो, तो आपके पास जो U है वो कितनी आएगी -P, ठीक है ना। अगर थीटा को आप 180 करें तो अलग अलग ले रहे हैं थीटा की वैल्यू, तो U में अपने पास आएगा P कोस 180। तो U इक्वल टू कितना हो गया P -1, U इक्वल टू P। ओके,
ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। अगर थीटा 90 करोगे तो 90 तो अपन ने पहले ले ही रखा है ना, तो 90 पे तो वैसे ही 0 हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो तो रेफरेंस पॉइंट है उसका, ठीक है। तो अब यहाँ तक करो, ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट है बच्चों। अब अपन क्या करेंगे बात आगे, अब अपन इसी द्विध्रुव को किसी असमरूप विद्युत क्षेत्र में ले जाके रखेंगे और देखते हैं वहाँ पर इस डाइपोल के साथ में क्या इंट्रैक्शंस होती है बच्चों। यहाँ तक राइट डाउन करो। देखिए बच्चों, असमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को अपन ने रख दिया है। देखिएगा, हम जानते हैं कि कोई द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके आवेशों पर परिमाण में समान किंतु विपरीत दिशा में बल कार्यरत होता है। बच्चों, अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में देखा कि जब हमारे पास कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है और उसके अंदर कोई डाइपोल रखा हुआ है तो उसके आवेशों पर आपने देखा था विपरीत दिशा में बल कार्य कर रहे थे, लेकिन वो परिमाण में समान थे, इसलिए नेट फोर्स, कुल फोर्स कितना हो गया था, 0 हो गया था, ठीक है। तो ऐसा अपने लिखा है, विपरीत दिशा में बल कार्यरत होता है अर्थात द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य हो जाता है। तो ये बात तो किसकी है, जब विद्युत क्षेत्र समरूप हो। लेकिन अब बात करते हैं, लेकिन जब किसी द्विध्रुव को असमान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके आवेशों पर लगने वाला बल समान व विपरीत दिशा में नहीं होगा बच्चों। अब समान थोड़ी हो सकता है बल, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ही अलग अलग है, यहाँ E1 है, वहाँ E2 है। पहले आपने देखा था विद्युत क्षेत्र केवल एक ही था, E कैपिटल E अपन ने लिखा था क्योंकि वो समरूप था। अब ये असमरूप विद्युत क्षेत्र है, असमान है, अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं वो कितना फोर्स होगा, यहाँ पर अपन देखते हैं। तो लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बल। तो प्लस Q आवेश के कारण देखो बच्चों, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैं इस फोर्स को F2 मान लेता हूँ। F2 वेक्टर इज इक्वल टू QE2, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों माइनस Q आवेश के कारण देखें तो माइनस Q आवेश के कारण बल कितना होगा, F1 मान लेते हैं और इस पे आएगा माइनस QE1, समीकरण नंबर 2। ओके बच्चों, तो कुल परिणामी बल की बात करें, अब आपने देखा था वहाँ पे तो क्या हो गया था कुल परिणामी बल, क्योंकि यहाँ पर भी E था और यहाँ पर भी E था, वहाँ पे देखा था ना समरूप वाले में, तो दोनों 0 हो गया था, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं होगा। कुल परिणामी बल, तो कुल परिणामी बल कितना हो गया बच्चों, F वेक्टर इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो F वेक्टर इज इक्वल टू F1 की वैल्यू कितनी है, माइनस QE1, F2 की है QE2। तो बच्चों यहाँ से देखें तो F वेक्टर इज इक्वल टू आ गया, Q कॉमन आ जाएगा और E2 माइनस क्या हो जाएगा, E1 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, F बराबर QDE, ठीक है बच्चों। एक बार आप यहाँ तक लिखिए, समीकरण नंबर इसको दे दीजिए बच्चों आप 3 नंबर, ठीक है। तो यहाँ तक राइट डाउन करो सभी बच्चे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो बच्चों, इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस और है, फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों छोटे छोटे टॉपिक है, बट एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। बच्चों आपके पास जो सारथी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपने जो लाई है, उसके अंदर आप देखिएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से तैयारी करो, ठीक है। क्या आपको छोड़ना है, क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से देखते हुए चले, क्योंकि कैसे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं उनको ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आइए अब देखो, हमारे पास जो समीकरण नंबर 3 है उसमें देखो DE आ रहा है बच्चों, है ना। अब अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं किसकी, सबसे पहले देखो DR क्या होगा। यहाँ पे DR वेक्टर की बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ DXI केप, DYJ केप और DZK केप। ओके बच्चों, ये जो लेंथ है डाइपोल की मैंने DR मानी है, यहाँ पर कितनी मानी है बच्चों, DR, क्योंकि यहाँ पर DR वेक्टर का मीन्स है कि वो तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है, X, Y और Z पे, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी क्या कर रहा है बच्चों, तीनों कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। तो लिखेंगे यहाँ
ई वेक्टर यानी ई जो फंक्शन है वो किस किस का है, एक्स वाई और जेड का, क्योंकि एक्स पे भी वाई पे और जेड पे तीनों पे डिपेंड कर रहा है बच्चों। तो बच्चों इसका जब कोई भी फलन किसी 2 या 3 वेरिएबल पे डिपेंड करता है तो हम उसका क्या करते हैं, संपूर्ण आंशिक अवकलन करते हैं। तो करो इसका संपूर्ण आंशिक अवकलन। संपूर्ण आंशिक अवकलन करने पर, आंशिक अवकलन करने पर तो देखिएगा बच्चों डी ई इज इक्वल टू यह आएगा डेल ई अपॉन डेल एक्स और डी एक्स, डेल ई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल ई अपॉन डेल जेड और डी जेड। समीकरण नंबर दे दीजिए बच्चों इसको 4। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारे पास डी आर वेक्टर है और एक देखो बच्चों, अब अपने यहाँ पर क्या करते हैं, देखो डेल आता है, डेल लाप्लासियन संकारक, उसकी वैल्यू क्या आती है, आई डेल अपॉन डेल एक्स जे केप डेल अपॉन डेल वाई और के केप डेल अपॉन डेल जेड, यही होता है। इसका डॉट प्रोडक्ट कराओ बच्चों, देखो डी आर डॉट डेल कराओ, क्या मिलेगा बताओ, आई का आई के साथ 1, मैं डी एक्स को आगे लिखूंगा, डी एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, डी वाई डेल अपॉन डेल वाई, डी जेड डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, यही आएगा क्योंकि आई का आई के साथ 1, जे का जे के साथ 1, के के साथ 1 और ये इनके आगे लग जाएंगे, डी वाई यहाँ लग जाएगा, डी जेड यहाँ पे और डी एक्स यहाँ पे, तो ये वैल्यू अपने पास आएगी। ऐसा क्यों किया बच्चों मैंने, क्योंकि मैं इससे तुलना कराऊंगा इसकी, देखो कैसे, दोनों तरफ ई की संक्रिया कराओ इस पर, दोनों तरफ ई की संक्रिया करवाने पर डी एक्स डेल ई डेल एक्स, दोनों तरफ ई से मल्टीप्लाई करा दिया मैंने सब सारे इक्वेशन को, तो डेल ई, ये लाप्लासियन संकारक एक ऑपरेटर है, संकारक की भांति कार्य करता है ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई बच्चों। दोनों तरफ ई का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ई यहाँ भी आएगा, ई सबकी जगह यहाँ पर आ जाएगा ना बच्चों, जैसे फाई आता था ना यहाँ पर फाई, अब फाई की जगह क्या है, ई है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई, इसको जरा ध्यान से देखो बच्चों, तो इसमें डी एक्स आगे कोई बात नहीं, आगे पीछे कहीं बसता मल्टीप्लाई में, तो आप देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम ही है, इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दे। तो समीकरण 4 व 5 से क्या लिख पाओगे आप, 4 व 5 से, 4 और 5 से बच्चों हम लिख सकते हैं कि जो डी ई इक्वल टू है वो कितना आया, डी आर डॉट डेल और ई अपने पास आ गया, समीकरण नंबर 6 देंगे बच्चों इसको। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ तक लिखो, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। अब देखिए बच्चों अपन इसमें हमारे पास क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई, समीकरण 6 से हम समीकरण 3 में वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हम लिखेंगे समीकरण 6 का मान, समीकरण 6 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखिएगा बच्चों, तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलेगी, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, डी की वैल्यू हमारे पास ये रही, डी आर डॉट डेल ई। तो बच्चों हमारा ये टारगेट था कि हमें डी फाइंड करना था और वहाँ पे पुट करना था, इसलिए इतना प्रोसेस हमने किया था। ई वेक्टर है ना, तो ये बच्चों परिणामी बल आ गया। जैसे इसको थोड़ा सा और सोल्व कर ले अपन, देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू डी आर, ठीक है, एंड डेल और ई, ऐसे भी लिख सकते हो, क्यू को अंदर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों क्यू इंटू डी आर, क्यू इंटू 2a क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, यानी आवेश और उसकी द्विध्रुव की लंबाई का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। तो बच्चों मैं इस इतनी क्वांटिटी को क्या कह सकता हूँ, पी कह सकता हूँ, पी वेक्टर डॉट डेल और ई। तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई बच्चों। ठीक है, साइड में लिख देना पी इक्वल टू क्यू इंटू डी आर। ओके बच्चों, अब देखिएगा ये तो आ गया परिणामी बल। बच्चों जब अपन ने समरूप विद्युत क्षेत्र की बात की थी तो वहां पे परिणामी बल कितना आया था, एफ वेक्टर इक्वल टू 0 आया था, और यहाँ पे परिणामी बल का मान ये आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे बलागुण जो कार्य करेगा वो एक तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण तो करेगा ही करेगा, जो समरूप विद्युत क्षेत्र में कर रहा था। आपने देखा था परिणामी बल 0 हो गया था, फिर भी बलागुण वर्क कर रहा था वहाँ पे, पी क्रॉस ई आया था वहाँ पे। तो देखो कुल बलागुण यहाँ पे 2 टाइप से लिखा जाएगा बच्चों। कुल बलागुण वो होगा बच्चों
कुल बला गुण टाउ इक्वल टू, देखो एक तो समरूप विद्युत क्षेत्र के कारण, ये तो आया विद्युत क्षेत्र का, ये तो आ रहा था ना पहले भी, P क्रॉस E प्लस एक यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे इस परिणामी बल के कारण भी क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा, जिसको हम मैकेनिक्स में लिखते हैं R क्रॉस F या DR क्रॉस F ले लो, क्योंकि आपने DR लिया है ना, DR क्रॉस F, ठीक है बच्चों। और F की वैल्यू ये रख सकते हैं यहाँ पे है ना, या बच्चों इसको आप P क्रॉस E और अगर जनरल भाषा में लिखो तो R क्रॉस F भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये कुल बलागुण का व्यंजक आता है किसके अंदर, जब डाइपोल को ओपन कहाँ रख देते हैं बच्चों, किसी असमरूप विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, क्योंकि उसके पास दो प्रकार की इंटरेक्शन होती है यहाँ पे, एक तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण और एक इस परिणामी बल के कारण। दैट मीन्स दोनों का सम आएगा यहाँ पे। R क्रॉस F लिखते हो ना आप, टॉर्क बलागुण को है ना, ऐसा लिखा जाता है। ओके बच्चों, तो ये आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों, ठीक है, यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम क्या देख रहे हैं, हमारा न्यू टॉपिक है एक समान गोलीय कोष के कारण विभव। हम बच्चों पोटेंशियल फाइंड करना चाह रहे हैं, एक समान गोलीय कोष है, ठीक है। एक गोलीय कोष का मतलब एक खोखला गोला, जैसे कि बॉल होती है, बॉल देखिए आपने, अंदर से खोखली होती है ना। तो अब बच्चों हम क्या करना चाहते हैं, गोलीय कोष के कारण विभव फाइंड करना चाहते हैं। हम यहाँ दो केस लेंगे, एक तो गोले के बाहर और एक गोले के अंदर, ठीक है। ये वाले अपन केस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो देखो, माना एक गोलीय कोष जिसका केंद्र O है, इसका जो सेंटर है बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पे कितना है, O, केंद्र O है, तथा त्रिज्या कितनी है इसकी, R है। ये जो रेडियस है बच्चों, ये हो गई इसकी R, कैपिटल R, तो ये भी कैपिटल R ही होगी, ठीक है। यहाँ पर इस बिंदु से परिधि पर किसी पॉइंट पे चले जाओ, सब जगह क्या होगी, कैपिटल R त्रिज्या होगी। आइए हम जानते हैं कि गोलीय कोष का निर्माण बच्चों वलय से होता है। अब ये बात तुम्हें समझ नहीं आ रही होगी ना कि गोलीय कोष का निर्माण वलयों से कैसे। बच्चों एक काम करना, घर पे कोई प्लास्टिक की बॉल होगी है ना, उस प्लास्टिक की बॉल को आप ऐसे काटिएगा ना, उसकी बार बार काटिएगा तो उसमें देखोगे आप रिंग निकलेगी, ऐसे गोल गोल रिंग्स निकलेगी कि नहीं बताओ, क्योंकि अंदर से खोखला है गोला, ठीक है। तो बच्चों यानी कि इसको आप ऐसे काटें है ना, तो आप देखोगे ऐसे आपके पास रिंग्स निकलेंगी इसमें। तो अनेक वलयों से क्या है, मिलके बनी हुई है ये गेंद, ये जो बॉल है वो अनेक वलयों से मिलके बनी हुई है बच्चों ऐसे। तो मैं इसकी किसी एक वलय को ले लेता हूँ बच्चों, मैं इस वलय को लेता हूँ, मान लो यहाँ से मैंने इसको काट लिया, यानी इसकी एक वलय मैंने ली है बच्चों, ये काटा नहीं है, समझ गए, हाँ एक वलय मैंने इसमें, ये वाली वलय अपन कंसिडर करते हैं बच्चों। ऐसी अनेक वलय होगी इसके अंदर, लेकिन बच्चों अपन किसी एक वलय के कारण क्या निकाल लेते हैं, विभव, और फिर कंप्लीट का निकालने के लिए क्या करते हैं फिजिक्स के अंदर, समाकलन कर देंगे, है ना। देखिएगा, अब देखो बच्चों, माना इस गोलीय कोष में एक वलय ABCD है, ये वलय क्या है, ABCD है। अब तुम सोच रहे हो सर ये तो एक आयताकार हो गया, अरे हाँ बच्चों है एक आयताकार की तरह ही है ना, लेकिन ये ऐसे 3D के अंदर सोचना थोड़ा सा, ये ऐसे है ना। घर पे बॉल हो तो उसको देखना आप, उसमें आपको समझ आएगा, जिसकी त्रिज्या AG है, ये बच्चों AG, ये इसकी रेडियस हो गई वलय की रेडियस, तथा मोटाई कितनी है AD, ये मोटाई है AD, A B और C, ABCD क्या है, एक वलय है जिसकी त्रिज्या तो हो गई AG और मोटाई कितनी हो गई AD। ओके, अब देखो बच्चों हम क्या करना चाहते हैं, इस पॉइंट P पे इस वलय के कारण पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। अभी हमारा टारगेट है ओनली इस वलय के कारण निकालने का। फिर क्या करेंगे बच्चों, ये वलय आप देखोगे यहाँ भी होगी वलय, यहाँ भी होगी वलय, यहाँ देखो यहाँ वलय बढ़ती जाएगी, यहाँ से एक वलय दो वलय है ना, ऐसे बहुत सारी वलय होती जाएगी यहाँ पर। इसमें अनंत वलय है इस गोले में है ना, तो इसकी लिमिट अपन मैं बताऊंगा अभी, लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वेरी करेगी इसकी ये लिमिट, यहाँ से लेके इस गोले में, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, देखो इस O पॉइंट को मैं ऐसे मिलाता हूँ, तो ये क्या है बताओ, रेडियस R हो गई ना, रेडियस R, और इसी O पॉइंट को मैं D से भी मिलाता हूँ। तो बच्चों ये देखोगे एक चाप है कि नहीं,
आर्क है, चाप, इसकी डिस्टेंस बताओ, इसका लेंथ कितना होगा बच्चों। देखो ये एंगल मान लेते हैं अपन थीटा है और ये वाला एंगल इन दोनों के बीच का ये डी थीटा है। तो बताओ, और ये रेडियस आर है ये आपके पास। तो मुझे बताना कोण बराबर क्या होता है बच्चों। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या यही होता है। तो कोण मैंने माना डी थीटा, चाप कितना है डी ए या ए डी बोल दो, रेडियस कितनी है आर। तो ए डी की वैल्यू बच्चों आ गई आर डी थीटा। अभी काम आएगी बच्चों ए डी। कहने का मतलब हमने इस वलय की मोटाई फाइंड कर ली बच्चों, कितनी आई ए डी इक्वल टू आर डी थीटा। ओके, अब सुनो, अब हमारा टारगेट देखो बच्चों क्या है यहाँ पर। अब देखिए तथा इस पॉइंट ए की बात करें, इस पॉइंट ए की बिंदु ए से जो डिस्टेंस है बच्चों वो मैं मान लेता हूँ बच्चों कितनी है x, और सेंटर से बिंदु पी की जो डिस्टेंस है बच्चों वो क्या है स्मॉल r, जहाँ पे हमें बिंदु पी पे क्या करना है पोटेंशियल फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो, अब हम इसका क्षेत्रफल निकालना चाह रहे हैं बच्चों, इसे वलय का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। तो आइए वलय का क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। वलय ABCD का क्षेत्रफल। अब देखो बच्चों, इस वलय को मैं निकाल के बाहर ले आता हूँ ना, निकाल लूँ, तुम कह रहे हैं तब निकाल रहा हूँ मैं, निकाल रहा हूँ इसमें से, इस वलय को निकाल रहा हूँ ना, ये लो ये निकाल लाया, और निकाल के मैं इसको आपके सामने इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वलय है बच्चों, इसमें इस गोले में से निकालिए मैंने, ऐसी तो है जिसकी मोटाई कितनी मान रखी है आपने ये रही ए डी, और इसकी वैल्यू आई है आर डी थीटा। ठीक है, अब देखो ये वलय है कोई, अब बताओ क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। इस वलय का क्षेत्रफल मान लेता हूँ बच्चों डी एस, और क्षेत्रफल होता है बच्चों इस सर्कुलर के लिए परिधि इंटू चौड़ाई, परिधि इंटू चौड़ाई, ऐसे ही होगा परिधि इंटू चौड़ाई। इसको तुम काट दो यहाँ से, बीच में से काट दो मान लो, तो एक सीधी रेखा भी तो बन सकती है ना ऐसे, एक आयत की तरह, है ना। तो देखो ये काट के इसको एकदम सीधा कर दो, तो इसकी परिधि तो ही टोटल लंबाई क्या होगी परिधि, यानी 2 पाई आर, और मोटाई कितनी है बच्चों आर डी थीटा। बताओ मोटाई तो हमने पहले निकाल ली थी, तो परिधि कितनी है, परिधि का मतलब लंबाई 2 पाई आर और इंटू आर डी थीटा। तो बच्चों डी एस की जो वैल्यू आ गई फाइनली वो आ गई 2 पाई आर स्क्वायर डी थीटा। ये आएगा कि अपने पास देख लेना, 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर डी थीटा। ठीक है, एक बार आप यहां तक राइट डाउन करो बच्चों, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। देखिएगा बच्चों यहाँ पर अपन थोड़ी सी मिस्टेक कर चुके हैं ना। परिधि देखो, परिधि का मीन्स है बच्चों ये, इसकी बात करें, इसकी रेडियस तो कितनी है बच्चों एजी है, तो अपन यहाँ पर आर नहीं रख सकते ना, सॉरी यहाँ पे एजी आएगा, रेडियस की जगह कितना आएगा एजी। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपन सही करते हैं, डी एस इक्वल टू 2 पाई। एजी की वैल्यू कैसे निकालोगे बच्चों, एजी की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, यहाँ से थोड़ा समझो बच्चों, देखो डायग्राम थोड़ा बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें आ गई, इसलिए आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इस त्रिभुज को देखो आप, इसमें आप एजी कैसे निकालो, इसको बाहर निकालें इस त्रिभुज को, देखो ओ जी और ए, और इसमें एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है। तो एजी निकालने के लिए क्या करोगे, साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा लगा दो इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे करंट, तो ए जी बटा कितना आएगा आर, तो ए जी बराबर कितना आ गया आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर लो, टी एस इक्वल टू 2 पाई ए जी की जगह कितना आ जाएगा आर साइन थीटा और आर डी थीटा। तो डी एस इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर
साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ओके, तो ये इसका क्या आया, इस वलय का क्षेत्रफल आया है बच्चों। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, 1 मिनट, है ना। देखो बच्चों, इसमें आपको क्या क्या बनाना है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, ये रिंग मैंने आपको ऐसे बताई है निकाल के ओनली। ये भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी कुछ नहीं बनाना है, ओनली बस वलय एबीसीडी का क्षेत्रफल लिखो। माना वलय एबीसीडी का क्षेत्रफल ds है, ds इक्वल टू परिधि इंटू चौड़ाई, तो परिधि 2 पाई r होती है, रेडियस आती है। तो परिधि इसकी वलय की रेडियस कितनी है, एजी। ये ऐसे तो वलय ऐसे है, ध्यान रखना, ऐसे 3D में, तो इसका सर्कुलर पार्ट है ना ये। तो एजी क्या होगी इसकी रेडियस, तो एजी अपन ने फाइंड कर ली, त्रिभुज से पुट किया, तो समीकरण नंबर 1 आया। तो हमने ds इसका निकाल लिया है। ठीक है, अब आप आराम से लिख लीजिए बच्चों एक बार, है ना। अब देखिए बच्चों, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं ना, डायग्राम तो हमें चाहिएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इधर ही मिटा लेता हूँ, है ना। अब देखो बच्चों, ये क्षेत्रफल हमारे पास आ चुका है। अब हम मान लेते हैं बच्चों, माना वलय पर जो आवेश है, वलय पर आवेश dq है, ठीक है, तथा इस वलय की बिंदु P से दूरी कितनी है बताओ, वलय की बताना, वलय की, इस वलय की बिंदु P से दूरी देखो, ये तो सेंटर से है, ये दूरी मत बता देना r कहीं आप, वलय से दूरी ये है x, कितनी है x, ये सारी x ही रहेगी ना, ऐसे आप देखोगे वेरी कर रही है ना, सर्कुलर पार्ट की जो दूरी है बिंदु P से वो x है, वलय से बिंदु P की दूरी, इस वलय की बिंदु P से दूरी x है। अतः वलय के कारण बिंदु P पर विभव कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, विभव V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, सॉरी के क्यू अपॉन आर होता है बिंदु आवेश के कारण विभव। हमने कहा कुल आवेश कितना डी क्यू है, के डी क्यू अपॉन एक्स, दूरी कितनी है वलय की x है, तो के डी क्यू अपॉन एक्स, विभव ऐसे निकालते हैं के क्यू अपॉन आर, तो आर नहीं आएगा यहाँ पे x आएगा, ध्यान रखिए, क्योंकि दूरी कितनी है x है और आवेश कितना है डी क्यू है। इसको समीकरण नंबर आप देंगे 2। अब देखो बच्चों, हमारा टारगेट है यहाँ पर डी क्यू फाइंड करना, कुल आवेश। ये आवेश कैसे निकालें, देखो हमने एक परिभाषा पढ़ी है पृष्ठ आवेश घनत्व की, पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से क्या होता है बच्चों पृष्ठ आवेश घनत्व, मैंने एक दिन बताया था आपको, सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एस, ये आएगा डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक है, यानी कि आवेश बटा क्षेत्रफल। तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू कैसे आएगी, सिग्मा डी एस इज इक्वल टू डी क्यू इक्वल टू डी एस की वैल्यू समीकरण नंबर 1 से रख दो, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली डी क्यू को हम लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, समीकरण नंबर देंगे 3। ओके बच्चों, तो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई है। अब देखिएगा बच्चों, इधर अपन थोड़ा इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और इसको आप डी क्यू, जब इसको डी वी लिखो है ना, तो इंटीग्रेशन करेंगे जब ये वी हो जाएगा ये, क्योंकि डी क्यू आवेश है तो डी वी आएगा, अगर क्यू आवेश हो तो वी आएगा। अब देखो बच्चों, अब हमारा टारगेट है एक्स को फाइंड करना। एक्स वाली डिस्टेंस दिख रही है, क्योंकि हम 3 नंबर से क्या रख देंगे, डी क्यू की वैल्यू रख देंगे 2 में, और एक्स का वैल्यू भी निकालते हैं। देखो बच्चों, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना होगा आपको। देखो इसमें से मैं इस डायग्राम को निकाल लेता हूं। देखो इसके अंदर ये है बच्चों अपने पास ऐसे, ये है ए, ये जी, ये ओ, ठीक है, और ये पी, और ये एक्स, और ये आर, और ये एंगल है थीटा, और ये तो आप जानते हैं 90 है।
ओके, यही इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। अब देखो बच्चों, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं ये समकोण त्रिभुज बन रहा है एक, ठीक है। तो आप x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा ही करते हो। बट बच्चों यहाँ पर आपके पास एजी की वैल्यू तो है, एजी की वैल्यू अपन ने निकाली थी अभी भी, कितनी आई थी, r साइन थीटा। बट जीपी की वैल्यू नहीं है बच्चों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास है ये वाली, कितनी है बताओ, टोटल डिस्टेंस r है, हमें चाहिए ये जीपी डिस्टेंस। तो बच्चों कैसे निकाले बताओ, ये r, ये कितनी आई थी, r साइन थीटा। तो बताओ इसमें कोस थीटा लगा दे क्या, ताकि ओजी मिल जाएगी अपने को। तो देखो बच्चों, कोस थीटा से हमें मिलेगा, थीटा के सामने गुजरा लंब, ये आधार करण, तो आधार बटा करण, ओजी अपॉन आर। तो ओजी की वैल्यू कितनी आ गई, आर कोस थीटा, तो आर कोस थीटा। अब बच्चों क्या करो, इसमें से आपको जीपी चाहिए ना, तो इस पूरी ओपी में से ये घटा दो, इस पूरी में से ये घटा दो, तो ये बच जाएगी। दैट मीन्स ये बच्चों आ गया आर माइनस आर कोस थीटा। ये इतनी डिस्टेंस आप क्या कर लो, इस पूरी में से, इस ओपी में से ओजी घटा दो, तो आपके पास जीपी बच जाएगा, ठीक है। अब इससे अच्छा तो कोई समझा नहीं सकता ना आपको, कितना आराम से समझा रहा हूँ, वो एक एक डिस्टेंस आप निकाल लो, क्योंकि बच्चों ये दिक्कत आएगी एग्जाम में आपको फिर, है ना। इतना आपकी बुक में आपको इतना कोई नहीं समझाएगा, है ना। हम आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आए, ठीक है बच्चों। तो आपको बस आराम से इनको लिखना है, अच्छे से समझना है, बार बार प्रैक्टिस करना है। तो ओजी कितना आ गया, आर कोस थीटा, आर माइनस आर कोस थीटा। ओके बच्चों, तो हमारे पास सभी डिस्टेंस आ गई। अब हम एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। देखिएगा, अरे बच्चों देखो रे, इधर नन्हे मुन्ने बच्चों इधर देखो, अब देखिएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो समकोण त्रिभुज AGP में, और यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। वो होती है AP स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कर्ण हो गया, इसको आधार कर दो चाहे लंब कह दो, किसी को भी कह लो, तो AG स्क्वायर प्लस GP स्क्वायर, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। AP की वैल्यू यानी x हो गया, x स्क्वायर, AG कितना है, r साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस GP कितना है, r माइनस r कोस थीटा का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस इसमें क्या लगाओगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2rr कोस थीटा। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर, ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर 2rr कोस थीटा। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rr कोस थीटा। तो फाइनली एक्स की जो वैल्यू आई गई बच्चों, वो कितनी आ गई, अंडर रूट, या एक्स की, क्या यहाँ से किसकी निकालोगे बताओ, कोस थीटा की निकाल ले, एक्स की तो चाहिएगी ना, वैसे भी चाहिए एक्स की वैल्यू तो आपको, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2rr कोस थीटा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ जाएगी बच्चों। अगर कोस थीटा की वैल्यू निकाले तो यहाँ से देखो, इस समीकरण से यहाँ से कोस थीटा निकाल लो बच्चों, क्योंकि अभी देखना कैलकुलेशन आपके पास आसान हो जाएगी, वरना तो कैलकुलेशन में फंस जाएंगे आप। इस वाले पक्ष को इधर ले आओ, 2rr कोस थीटा, ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, हाँ अब देखो कोस थीटा इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2rr, ठीक है। यहाँ तक राइट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा बच्चों, अपन क्या करते हैं, वैल्यू को पुट कर लेते हैं इसमें। समीकरण 2 से देखो,
समीकरण 2 से देखो डी वी इक्वल टू के अपॉन एक्स, तो ऐसे कैसे, और डी क्यू की वैल्यू देखो ये रही समीकरण 3 से, है ना, 2 पाई सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है बच्चों, ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई। अब अपन क्या करते हैं, हमारे पास देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या आएगा बताओ, यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करें। यहाँ पर क्या करो कि ये जो cos थीटा की वैल्यू आई है ना, वो यहाँ पे रखेंगे। देखो कैसे, हम इंटीग्रेशन तो करना चाह रहे हैं इसका कंप्लीटली, तो वही अपन करेंगे। देखो कैसे, तो डी वी इज इक्वल टू के अपॉन एक्स, इसको ऐसे लिखो 2 पाई के सिग्मा और आर स्क्वायर एंड साइन थीटा डी थीटा। हमारे पास देखो एक वैल्यू है cos थीटा की, cos थीटा इक्वल टू है बच्चों आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और 2RR, यही है ना वैल्यू। इसमें देखो क्या करते हैं अपन, इस वैल्यू से निकलेगा जो हम क्या करें, इसका थीटा के रेस्पेक्ट में किसी टी के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, अवकलन कर दो किसी अदर चर के सापेक्ष। तो cos थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा डी थीटा। आर स्क्वायर एक रेडियस है, कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी डिस्टेंस है, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। ओके बच्चों, नीचे कितना आ गया 2RR माइनस और dx, ध्यान रखें साइन थीटा डी थीटा माइनस 2x dx 2RR, 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों x dx RR। ओके ना, ये वाली वैल्यू बच्चों अपने पास आ गई। अब देखो बच्चों यहाँ पे अपने पास क्या आने वाला है, साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू इसमें पुट कर लो। यहाँ पे देखो, तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो डी वी इज इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा आर स्क्वायर एक्स इंटू, ये साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू है एक्स डी एक्स अपॉन आर आर। बच्चों ये जो अपन काम कर रहे हैं वो इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए कर रहे हैं ओनली फॉर, है ना, कि कैसे भी इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए। ठीक है बच्चों, अब देखो क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन को आप तब तक सोल्व नहीं कर सकते जब इसको आप किसी एक चर में ना परिवर्तित कर ले। देखो यहाँ पे दो चर हैं, एक थीटा भी है एक एक्स भी है, तो इसी एक चर में परिवर्तित करना पड़ेगा। देखो एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, तो फाइनली जो डी वी आएगा वो देखो क्या मिलेगा। डी वी की जो वैल्यू है वो देखो 2 पाई के सिग्मा आर स्क्वायर, देखो बच्चों एक तो आर कैंसिल हो रहा है ना, हाँ, अपॉन आर और क्या आएगा डी एक्स। ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई बच्चों, यही बच रहा है ना, देख लीजिएगा अच्छे से। तो ये वैल्यू अपने पास आ गई बच्चों। अब हम क्या चाह रहे हैं, संपूर्ण कोस के कारण विभव, संपूर्ण कोस के कारण बिंदु P पर विभव। अब बच्चों लिमिट लगानी है, यही तो है झंझट, लिमिट कैसे बनाएं। अब देखो मैं लिमिट बनाने के लिए इसी डायग्राम को वापस बनाता हूँ, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है डायग्राम, ध्यान रखें मेरे पास डायग्राम नहीं इसलिए बना रहा हूँ। देखो बच्चों ये पॉइंट P है, ठीक है, ये ठीक है, ये रेडियस इनकी पॉइंट O है, ये रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, ये पॉइंट P की डिस्टेंस है स्मॉल r, ये कितना है x है। ओके, तो देखो बच्चों रिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, ये डिस्टेंस कितनी है कोई बताएगा मुझे, कैपिटल R, रेडियस तो है। तो देखो बच्चों यहाँ से हम रिंग काटना स्टार्ट करेंगे, यानी वलय काटना स्टार्ट करेंगे ऐसे 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 बारी बारी से, एक एक रिंग के कारण थोड़ी नहीं काटने बैठोगे, कितने दिन लगाओगे ऐसे। तो बच्चों क्या करते हैं, ऐसे रिंग काटते 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 यहाँ तक आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ से काटना स्टार्ट किया तो ये डिस्टेंस कितनी होगी बिंदु P से, बताओ। देखो बिंदु P से सेंटर की दूरी है R, जबकि ये जो डिस्टेंस ना इतनी वो है रेडियस कैपिटल R। तो ये जो डिस्टेंस आप निकालना चाहो तो बच्चों की कितनी होगी R माइनस R। जब मैं इस पूरी में से ये घटा दूंगा तो ये बच जाएगी, तो हमारी लिमिट जो है R माइनस R से स्टार्ट होगी।
कहाँ से स्टार्ट होगी, r माइनस आर से, और मैं कहाँ तक जा रहा हूँ काटते काटते, इस पॉइंट तक, एंड पॉइंट तक। तो बच्चों ये इतनी डिस्टेंस कितनी होगी बता सकते हो कोई, बिंदु P तक की, r तो यहाँ तक थी सेंटर तक, और रेडियस r और है, तो कितनी हो गई r प्लस r, ठीक है ना। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, ये इसका लिमिट आ गया, लिमिट आ गई तो इसको पुट कर लो, इंटीग्रेशन कर लो। बच्चों इसको आप बनाना चाहो तो बना लो कहीं रफ कॉपी में समझने के लिए। देखो संपूर्ण कोस के लिए कर रहे हैं अपन, तो dv इंटीग्रेशन 2 पाई के सिग्मा r, ये सब कांस्टेंट राशियां बाहर कर लो इनको, तो इंटीग्रेशन में तो ओनली dx आएगा, x के सापेक्ष क्या होगा समाकलन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, रिंग काटना r माइनस आर से, कहाँ तक जा रहे हो r प्लस आर तक, ठीक है। तो कर दो इंटीग्रेशन, देखो क्या आएगा। मज़ा आ रहा है ना बच्चों, देखो क्या इंटरेस्टिंग टॉपिक है सच में बच्चों, मेरे को तो मज़ा आ रहा है, तुम्हें आया ना चाहे नहीं आया, है ना। मैं तो देखो इंजॉय करता हूँ, और देखो इंजॉय वही करेगा जिसको अपने सब्जेक्ट से लगाव होगा, ठीक है ना। हो सकता है तुम्हारा इंजॉय करने का कोई अलग चीज़ होगा। 2 पाई के सिग्मा r अपॉन r, यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों, x होता है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, r माइनस आर से r प्लस आर तक, v इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा r अपॉन r। यहाँ पे देखो x की जगह पहले r प्लस आर रखोगे, फिर माइनस r माइनस आर रखोगे, कितना आया v इक्वल टू 2 पाई के सिग्मा r r, ये कितना हो गया r प्लस आर माइनस आर प्लस आर, r से r कैंसिल आउट, 2r आ गया, 2 पाई के सिग्मा r r और 2r, ठीक है। ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई बच्चों, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक लिखो, उसके बाद आगे देखते हैं अपन। चले बच्चों आगे, तो देखो अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या करोगे, अब बताओ बच्चों, ये सिग्मा दिख रहा है सबको, ये सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, और सिग्मा की वैल्यू बच्चों होती है Q अपॉन यानी आवेश बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका आएगा, गोले का, 4 पाई r स्क्वायर। माना कि संपूर्ण गोले पर जो आवेश है, इस संपूर्ण गोले की बात कर रहा हूँ, इस संपूर्ण गोले का जो आवेश है बच्चों, वो मान लेता हूँ मैं Q है, और इसका एरिया कितना होगा, क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो बच्चों इस सिग्मा की वैल्यू इसमें पुट कर लो, 2 पाई के और r, और अपॉन r को तो साइड में कर लो, और सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू 2r। एक r से एक r कैंसिल आउट, एक r इधर से कैंसिल आउट, ठीक है। क्या बचा, पाई से पाई भी गया, 2 2 जा 4 हो गया। ऐसा मत करके आ जाना एग्जाम, है ना, मैं तो ओनली समझाने के लिए। 2 से 2 इधर उड़ा दिया, सब कुछ उड़ा दिया तुमने, तो कुछ छोड़ा भी नहीं। v इक्वल टू के क्यू अपॉन r, यही तो होता है बच्चों विभव। इसको हम 11th 12th क्लास में कुछ अलग तरीके से निकाला करते थे, है ना। किसी गोले आवेश कोस के कारण बिंदु P पर विभव क्यू अपॉन r ही तो आता था। तो यहाँ पे कुछ अलग मेथड निकालने का बच्चों, है ना। तो ये मेथड आपको समझ आया होगा। ये किसी भारी बिंदु P की बात की है मैंने। अब हम अगला केस लेंगे जब बिंदु P इसके अंदर चला जाएगा कहीं पे, है ना, कहीं यहाँ पे हो सकता है वो, है ना, कहीं पे भी हो सकता है, अंदर ध्यान रखें। तो गोले के अंदर लेंगे उस बिंदु P को। तो एक बार यहाँ तक राइट डाउन करो। ये कहाँ है बिंदु, यानी कि भारी बिंदु पर विभव है, बाह्य बिंदु पे। आप चाहे ऊपर ऊपर हेडिंग डाल देना, जहाँ पे आपने लिखा था ना गोलीय कोश के कारण विभव, वहाँ पे पहला पॉइंट डाल देना, गोले के बाह्य बिंदु पर, बाह्य बिंदु पर विभव, पहला पॉइंट हो गया ना, ये पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब अपन दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, इसके बाद देखते हैं उसको। देखिए बच्चों आगे चलते हैं ना। अब देखो बच्चों आंतरिक बिंदु पे विभव निकालना, तो इतना काम दोबारा नहीं करेंगे ना, ये का यही रहेगा, उसमें भी सारा काम, बस लिमिट चेंज हो जाएगी। जो इंटीग्रेशन आपने किया ना, वो लिमिट थोड़ी बदल जाएगी। बाकी ये तो इतना प्रोसेस तो उसमें भी करना है। यहाँ तक डीवी वाला वैल्यू तो वही सेम, उसमें भी वही आएगा। अगर एग्जाम में मान लो आपसे बाह्य बिंदु का ही
ओनली आंतरिक बिंदु का ही निकलवाए, तो ये सारा प्रोसेस जो इसमें किया है ना यहाँ तक डीवी तक, वो सारा काम उसमें भी करोगे। तो ठीक है, मैं सेकंड पॉइंट डालता हूँ, बाह्य बिंदु पर विभव, आंतरिक बिंदु पर विभव, आंतरिक बिंदु पर विभव। मैं इसका डायग्राम आपके सामने बना देता हूँ, ये डायग्राम बनाओगे। इस बार बच्चों मान लीजिए बिंदु P यहाँ है, ये टोटल रेडियस हो गया ना, ये R, ये सेंटर O। इस बार बिंदु P यहाँ है और बिंदु P की केंद्र से दूरी है स्मॉल r, है ना, वही है सारा सिस्टम। अब देखिएगा वो अपने ऐसे कैसे सारा काम करना है, वही AD होगी, वही सारी चीज़ें, थीटा, ये डी थीटा, ठीक है, वही क्षेत्रफल वगैरह सब कुछ यहाँ तक टीवी तक सेम करना है। अगर करना चाहो तो दोबारा कर लेना, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर इस पॉइंट की जो दूरी है ए की, ए था, ये डी था, ये बी था, ये सी था, ये जी था, ये एक्स दूरी हो गई, सेम आएगा सब कुछ, है ना। अब सुनो, अब आपको क्या करना है बच्चों, ये आर डिस्टेंस है, टोटल कितनी है, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस आर है ना। आपको क्या करना है, आपको बिंदु P यहाँ से स्ट्रिप काटना स्टार्ट करना है, यहाँ से वलय काटोगे इस बार। तो लिमिट बना रहा हूँ मैं, लिमिट के लिए यहाँ से बता रहा हूँ, लिमिट का इधर देख लो ना, ये रेडियस R, ये भी रेडियस R, ये भी रेडियस R, और बिंदु P यहाँ पर है। तो इस बार यहाँ से काटेंगे ऐसे, इस बार यहाँ से नहीं, बिंदु P से स्टार्ट कर रहा हूँ और कहाँ तक जाऊँगा, एंड पॉइंट तक, ठीक है। तो क्या हो रहा है बच्चों, यानी कि तुम्हें इस पॉइंट से यहाँ से इसकी दूरी बताओ कितनी होगी, बिंदु P की दूरी बताओ, यानी कि कहाँ से स्टार्ट किया आपने, R डिस्टेंस से तो स्टार्ट हुआ है, तो कितना आएगा, यानी गोला तो यहाँ है ना। देखो बच्चों, सॉरी यहाँ पर कटेगी तो यहाँ से स्ट्रिप है ना, लेकिन पॉइंट P अंदर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक बार दोबारा बना लेते हैं। देखो संपूर्ण गोले को उसके कारण निकालना है, थोड़ा बड़ा बना लो, यानी कि यह है आपके पास, इसका व्यास हो गया, ये रेडियस R और ये भी रेडियस R, यानी कि इस बार बिंदु P यहाँ पर है अंदर, और जो आप वलय लोगे वो यहाँ से काटोगे ऐसे, ऐसे है ना, ऐसे ऐसे काटना होगा, क्योंकि अनंत वलयों से बनी होती है। तो बच्चों ये टोटल डिस्टेंस है R, बिंदु P की डिस्टेंस ये कितनी है R, तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ही आपको देखना है। तो बिंदु P की आप डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों यहाँ से, तो ये डिस्टेंस बताओ ये वाली कितनी होगी, टोटल R है, R में से क्या घटा लो, R माइनस R, तो आप R माइनस R से स्टार्ट होंगे, ठीक है। यानी देखो ये वाली बतानी है, तो R माइनस R से स्टार्ट हुई है, और कहाँ से कहाँ तक देख रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो बच्चों ये R है, ये इतनी R थी, यानी ये दूरी R है, तो R प्लस R तक, तो R माइनस R से कहाँ तक, R प्लस R तक। तो बस कुछ नहीं करना, dv R माइनस R से R प्लस R तक, 2 पाई k सिग्मा R अपॉन R और dx, ठीक है। इसको सोल्व करना, आपके पास जो विभव आएगा बच्चों वो आएगा KQ अपॉन R। सब कर लोगे इंटीग्रेशन को सोल्व, वैसे कि वैसे सिग्मा की वैल्यू रख देना, यही सारा काम प्रोसेस इसमें करना है। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ बच्चों, ओके। तो हमने गोलीय कोश के लिए बाहर भी विभव निकाल दिया और आंतरिक बिंदु पे भी विभव निकाल दिया है। KQ अपॉन R आएगा बच्चों, जो सरफेस पे विभव होता है वही अंदर होता है, इसलिए कहा जाता है कि गोलीय कोश के अंदर किसी भी बिंदु पे विभव का मान कांस्टेंट होता है, जो उसकी सरफेस पे होगा विभव वही उसके आंतरिक बिंदु पे होगा, ठीक है। तो यहाँ तक राइट डाउन करें एक बार। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में अपन इतना ही करेंगे, ओके। हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, गोलीय कोश का विभव फाइंड करने वाला। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बच्चों इसमें पढ़ेंगे लाप्लास और पॉइसन समीकरण,
ठीक है, और उनके एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे बच्चों, है ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं बच्चों। अब बच्चों मैं आपको एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, वो सुनिएगा कि बच्चों आप जो तैयारी कर रहे हैं ना, वो आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो देखिएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अपनी जो सारथी है उसमें से देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें किस चीज़ को छोड़ना चाहिए और किसको पढ़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, ठीक है बच्चों, ताकि हमारा यूट्यूब फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है बच्चों, ताकि पढ़ाने में मज़ा आए। ओके, दूसरी बात बच्चों, आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको आप इस चैनल के बारे में बता दें, है ना, और नोट्स बना लीजिए बच्चों, अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपको गारंटी देते हैं अच्छे नंबर लाएंगे आप फिजिक्स के अंदर, जैसा हम कह रहे हैं वैसा करेंगे तो शर्त है ये, जितनी मेहनत हम करें ना उससे ज़्यादा मेहनत करनी है आपको। ओके बच्चों, तो इस नई साल पे आप यही पढ़ने लें, यही अपना एक गोल बनाएं कि मुझे मेहनत करना है इस साल में, और इस 2023 को मुझे 2022 से भी अच्छा बनाना है। ओके बच्चों, तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल सभी विद्यार्थियों को। ओके, तो प्यारे विद्यार्थियों मिलते हैं कल फिर से अपन, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।